हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैन पॉइंट पर। दोस्तों, JVVNL जूनियर अकाउंटेंट इनकम टैक्स हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बेसिक्स जो हैं पहला चैप्टर वो हमने देखा था, जहाँ पे हमने डेफिनेशंस देखी थी और उसी से रिलेटेड हम ये आज ये वीडियो लेके आए हैं, जिसमें MCQs हम देखने वाले हैं। 30 MCQs रहेंगे और सारे के सारे उसी पे बेस रहेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपके लिए क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। इसके अलावा भी हम ये तो उस वीडियो पे आधारित MCQs थे। इसके अलावा भी हम कई MCQs लेके आएंगे, जिसमें 100 से भी अधिक MCQs को हम ट्राई करेंगे कि एक ही वीडियो में हम कवर कर पाएँ और सारे ही टॉपिक्स को हम लेते हुए चलेंगे। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें और फिर ये MCQs करें। और अगर आपको बेसिक सारे आते हैं तो ये प्रश्न आप सीधे ही कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं बिना किसी टाइम गवाए सीधा प्रश्नों पर। आज का पहला प्रश्न हमारा रहेगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बात यहाँ पे कर रहा है के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो असेसमेंट ईयर वही वर्ष होता है जिसमें आय अर्जित की जाती है। पहला ऑप्शन, असेसमेंट ईयर क्या वही वर्ष होता है जिसमें आय अर्जित की जाती है, तो बिल्कुल गलत दे रखा है ये। प्रीवियस ईयर वही वर्ष होता है जिसमें आय पर कर वसूला जाता है, तो देखिए ये उल्टा कर दिया है, यहाँ पे गलत दे दिया है। असेसमेंट ईयर वह होता है जिसमें आय पर कर वसूला जाता है, तो प्रीवियस ईयर वह वर्ष होता है जिसमें आय अर्जित की जाती है। तो दो ऑप्शन तो नहीं होंगे। असेसमेंट ईयर वह वर्ष है जिसमें प्रीवियस ईयर की आय का आकलन एवं कर निर्धारण किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। असेसमेंट ईयर एवं प्रीवियस ईयर सदैव समान होते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा, दोनों अलग अलग होते हैं। चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन पर्सन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है। हमने पढ़ा था पर्सन के बारे में, वही पूछ रहा है आपसे कि पर्सन में कौन कौन है। इंडिविजुअल आते हैं पर्सन में, बिल्कुल सही है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF आता है, बिल्कुल सही है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी आता है, ये भी सही है। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स ये पर्सन में नहीं आता है, तो ये पर्सन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होंगे, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा कथन SSC के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है। SSC के बारे में हमने पढ़ा था, केवल वही व्यक्ति जिसने कर का भुगतान किया हो, क्या वो कहलाता है। केवल ऑप्शन बी, केवल वह व्यक्ति जिसकी आय कर योग्य हो, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी, वह प्रत्येक व्यक्ति जिस पर आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर, ब्याज, दंड अथवा अन्य देयता निर्धारित हो सकती है, वही क्या कहलाता है, SSC कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। केवल कंपनी एवं केवल लगा दिया ना, तो केवल कंपनी और फर्म नहीं होगा। तो चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः टोटल इनकम में शामिल नहीं किया जाता। किसको टोटल इनकम में शामिल नहीं किया जाता है। सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम। देखिए सैलरी इनकम को तो किया जाता है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम जिसमें हमने रेंट देखा था उसको भी किया जाता है। फिर आपसे पूछा है एग्जम्प्ट इनकम और फिर पूछा बिजनेस इनकम, तो बिजनेस इनकम को भी किया जाता है, ये नहीं होगा। और ए और बी भी नहीं होंगे, यानी किसको नहीं किया जाता है, एग्जम्प्ट इनकम, कर मुक्त आय, इसको टोटल इनकम में शामिल नहीं किया जाता है, जिसमें कृषि से संबंधित आय हमने देखी थी। इसके अलावा भी बहुत सारी आय उसमें हमने देखी थी, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रत्येक SSC पर्सन होता है, परंतु प्रत्येक पर्सन SSC नहीं होता। क्या ये बात सही है। तो ये बिल्कुल सही आपको कहा गया है कि प्रत्येक SSC पर्सन होता है, यानी जो प्रत्येक करदाता होता है वो पर्सन होता है, लेकिन प्रत्येक पर्सन SSC हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो बिल्कुल सही पॉइंट आपको दिया है, पहला ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हमारी अगली स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रीवियस ईयर गत वर्ष के संबंध में सही है। और फिर से आपसे गत वर्ष के बारे में पूछा है कि इसमें से कौन सा गत वर्ष के संबंध में सही है। वह वर्ष जिसमें आय का निर्धारण किया जाता है। देखिए ये गत वर्ष नहीं होता है, ये होता है असेसमेंट ईयर,
वह वर्ष जिसमें आय अर्जित की जाती है, तो बिल्कुल सही। इसी को हम प्रीवियस ईयर कहते हैं कि वह वर्ष जिसमें आय अर्जित की जाती है। ऑप्शन सी, वह वर्ष जिसमें कर का भुगतान अनिवार्य होता है, ये नहीं होगा। वह वर्ष जिसमें केवल रिटर्न दाखिल किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी इकाई पर्सन की श्रेणी में आती है? आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार पूछ रहा है आपसे कि कौन सी इकाई पर्सन की श्रेणी में आती है। लोकल अथॉरिटी के पर्सन की श्रेणी में आता है, तो बिल्कुल आता है। आर्टिफिशियल जुडिशियली पर्सन, बिल्कुल ये भी आएगा पर्सन की श्रेणी में। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, AOP, ये भी आएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी, ये सभी पर्सन की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी आय सामान्यतः एग्जेम्प्ट इनकम, कर मुक्त आय मानी जाती है? वेतन से आय, सैलरी इनकम। ऑप्शन बी, कृषि आय, एग्रीकल्चरल इनकम। ऑप्शन सी, व्यवसाय से आय, बिजनेस इनकम। ऑप्शन डी, गृह संपत्ति से है, यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो कर मुक्त आय पूछा है, एग्जेम्प्ट इनकम कौन सी होगी? तो कृषि से संबंधित आय जो होती है वो कर मुक्त मानी जाती है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय माना जाएगा? मशीन की नियमित मरम्मत, कर्मचारियों का वेतन, नई मशीन का क्रय, या फिर बिजली का बिल। देखिए, मशीन की नियमित मरम्मत, तो नियमित मरम्मत है तो ये कैपिटल नहीं होगा, ये रेवेन्यू हो जाएगा। कर्मचारियों का वेतन रेवेन्यू होगा, बिजली का बिल भी रेवेन्यू होगा। लेकिन नई मशीन का क्रय जो होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, जो कि लंबे समय तक आपको फ़ायदा देता है। आयकर अधिनियम, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार ग्रोस टोटल इनकम, GTI का तात्पर्य है। ऑप्शन है, केवल वेतन से प्राप्त आय। केवल लगा दिया है, यानी ये गलत हो जाएगा। केवल कर योग्य आय, ये भी गलत होगा। सभी 5 प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत आय का योग, जो 5 हेड्स है, वो चैप्टर 6A की कटौतियों से पूर्व। तो कटौतियों के बाद शुद्ध आय, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी 5 प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत आय का योग। ठीक है, तो चलते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट यहाँ पे आपको दिया है, प्रत्येक SSC पर्सन होता है। और दूसरा कथन दिया है कि प्रत्येक पर्सन SSC होता है। तो देखिए, हमने अच्छे से पढ़ लिया है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर केवल क्या हो जाएगा, फर्स्ट कथन जो होगा, वो स्टेटमेंट जो होगा वो सही होगा कि प्रत्येक SSC पर्सन होता है। लेकिन प्रत्येक पर्सन जो है वो SSC हो, करदाता हो, ये जरूरी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असेसमेंट ईयर के संबंध में सही है? असेसमेंट ईयर में आय अर्जित की जाती है। असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर से 1 वर्ष पूर्व होता है। देखिए, असेसमेंट ईयर में आय अर्जित की जाती है, गलत हो जाएगा। प्रीवियस ईयर में आय अर्जित की जाती है। असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर से 1 वर्ष पूर्व नहीं होता है। असेसमेंट ईयर वह वर्ष है जिसमें प्रीवियस ईयर की आय का आकलन एवं कर निर्धारण किया जाता है। ये इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस वर्ष हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर की आय का आकलन एवं निर्धारण करते हैं, यानी प्रीवियस ईयर के तुरंत बाद आने वाला वर्ष क्या हो जाएगा, असेसमेंट ईयर हो जाएगा। तो चलते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। निम्नलिखित में से किस स्थिति में परमानेंट अकाउंट नंबर पैन का प्रमुख उद्देश्य पूरा होता है? ऑप्शन ए, बैंक खाता खोलने के लिए पहचान पत्र के रूप में। देखिए, बैंक खाता खोलने के लिए तो बैंक खाता तो खोल सकते हो आप, लेकिन हाँ, वहाँ आपसे मांगा जाता है, तो पूरा उद्देश्य तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक करदाता के वित्तीय लेन देन एवं कर संबंधी रिकॉर्ड का विशिष्ट पहचान संख्या द्वारा संधारण। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रेजिडेंशियल स्टेटस के संबंध में सही है? रेजिडेंशियल स्टेटस का निर्धारण केवल नागरिकता के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी,
रेजिडेंशियल स्टेटस का निर्धारण भारत में निवास की अवधि एवं आयकर अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर किया जाता है। तो बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो इसको हम विस्तार से नेक्स्ट चैप्टर में, पूरा चैप्टर हमारा यही रहेगा, रेजिडेंशियल स्टेटस निवास की स्थिति कैसे निर्धारित की जाती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, तब इसको हम डिटेल से वहाँ देख लेंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रॉस टोटल इनकम जीटीआई एवं टोटल इनकम के संबंध में सही है? जीटीआई एवं टोटल इनकम के संबंध में पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही होगा। तो ग्रॉस टोटल इनकम से सदैव कम होता है, बिल्कुल भी नहीं। ग्रॉस टोटल इनकम से सदैव ज़्यादा होगा, अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी टोटल इनकम बराबर ग्रॉस टोटल इनकम प्लस चैप्टर 6A की कटौतियाँ, तो ये भी गलत होगा। इसके बाद है टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम में से चैप्टर 6A की अनुमानित कटौतियाँ घटाने के बाद प्राप्त होती है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष के संबंध में सही है? फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है, नहीं, ये नहीं होगा। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी प्राप्ति रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट पूंजीगत प्राप्ति का उदाहरण है? वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त राशि, सेवाओं से प्राप्त शुल्क, स्थायी मशीनरी की बिक्री से प्राप्त राशि, या बैंक जमा पर प्राप्त ब्याज। तो देखिए अगर आप अपनी फिक्स्ड एसेट्स या फिक्स्ड मशीनरी को अगर आप सेल करते हैं तो वहाँ से जो पैसा प्राप्त होगा वो आपकी जो है कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राजस्व व्यय की श्रेणी में आएगा? कौन सा व्यय राजस्व व्यय की श्रेणी में आएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की नई फैक्ट्री भवन का निर्माण, नई मशीन का क्रय, कार्यालय का मासिक किराया, भूमि का क्रय। देखिए भूमि लैंड आपकी एसेट्स होती है फिक्स्ड, नई मशीन ये भी एसेट्स होती है, नई फैक्ट्री भवन का निर्माण ये भी एसेट्स होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्यालय का मासिक किराया, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी आय कैजुअल इनकम आकस्मिक आय का उदाहरण है? मासिक वेतन, व्यवसाय से नियमित लाभ, लॉटरी जीतने से प्राप्त धनराशि, बैंक एफडी पर ब्याज। तो कौन सी आय कैजुअल यानी आकस्मिक आय होती है? मासिक वेतन तो नहीं होगा, व्यवसाय से नियमित लाभ भी नहीं होगा, बैंक एफडी पर ब्याज भी आपको पहले से पता होता है कि इतना मिलेगा, लेकिन लॉटरी जीतने से प्राप्त धनराशि कैजुअल इनकम की श्रेणी में आएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट दिया है कि प्रत्येक रेजिडेंट व्यक्ति करदाता हो सकता है। दूसरा दिया है कि प्रत्येक नॉन रेजिडेंट व्यक्ति आयकर के दायरे से बाहर होता है। तो देखिए ये निवास की स्थिति से संबंधित प्रश्न है, लेकिन इसको करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा कि केवल कथन 1 सही है कि प्रत्येक रेजिडेंट व्यक्ति करदाता एसएससी हो सकता है, लेकिन प्रत्येक नॉन रेजिडेंट व्यक्ति आयकर के दायरे से बाहर होता है, ये गलत है, क्योंकि जो नॉन रेजिडेंट होते हैं वो इंडिया से अगर इनकम कमाते हैं इंडिया में तो वो भी आयकर के दायरे में आते हैं, न कि बाहर होते हैं। तो इसको भी हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनकम आय के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है? केवल नकद में प्राप्त राशि की आय कहलाती है। आय केवल वेतन तक सीमित होती है। आय में नकद एवं वस्तु मनी एंड मनी वर्ड्स दोनों प्रकार के लाभ सम्मिलित हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आय में मनी भी हो सकती है और मनी वर्थ यानी वस्तु भी हो सकती है, जो दोनों इसमें शामिल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार एसएससी एंड डिफॉल्ट करदाता कहलाता है, जिसने आय अर्जित नहीं की ही, जो आयकर अधिनियम के अंतर्गत अपने वैधानिक कर दायित्वों का पालन करने में विफल रहता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी केवल वह व्यक्ति जिसने आईटीआर दाखिल नहीं की, ऑप्शन नंबर
डी केवल वह व्यक्ति जिसकी आय 10 लाख से अधिक हो। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 1961 के अनुसार एसएससी इन डिफॉल्ट करदाता क्या है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। जो आयकर अधिनियम के अंतर्गत अपने वैधानिक कर दायित्वों का पालन करने में विफल रहता है वो डिफॉल्ट करदाता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसे ग्रॉस टोटल इनकम जीटीआई की गणना में शामिल किया जाएगा। चैप्टर 6A की कटौतियाँ, कर मुक्त आय, पांचों शीर्षों के अंतर्गत कर योग्य आय का योग, या फिर केवल वेतन एवं व्यवसाय से लाभ। तो देखिए जीटीआई की गणना में हम किसको शामिल करते हैं कि पांचों शीर्षों यानी हेड्स ऑफ इनकम के अंतर्गत सबको जोड़ते हैं तो कर योग्य आय का योग जो है वो आ जाती है, यानी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट दिया है कि प्रत्येक प्रीवियस ईयर का केवल एक असेसमेंट ईयर होता है। एक असेसमेंट ईयर में एक से अधिक प्रीवियस ईयर का आकलन किया जा सकता है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि प्रत्येक प्रीवियस ईयर का केवल एक असेसमेंट ईयर होता है, तो बिल्कुल सही होगा ये, केवल कथन एक जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सन की श्रेणी में शामिल नहीं है। HUF शामिल होता है, पार्टनरशिप फर्म भी इसमें शामिल होता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स ये भी इसमें शामिल होता है, लेकिन केवल किसी कंपनी का निदेशक डायरेक्टर होने का पद ये इस पर्सन की श्रेणी में शामिल नहीं होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया है प्रत्येक एसएससी पर्सन होता है, प्रत्येक एसएससी पर्सन होता है, तो ये तो बिल्कुल सही बोला गया है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, प्रत्येक पर्सन को आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य होता है, ये गलत होगा, यानी कथन एक जो है वो सही होगा। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का सही संबंध कौन सा है, दोनों सदैव समान वर्ष होते हैं, ये तो गलत है। असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर के बाद आने वाला वर्ष होता है जिसमें आय का आकलन किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर के बाद आने वाला वर्ष होता है जिसमें आय का आकलन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कैपिटल रिसिप्ट पूंजीगत प्राप्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। माल के बिक्री से प्राप्त राशि, बैंक जमा पर प्राप्त ब्याज, शेयर पूंजी के निर्गम से प्राप्त राशि। देखिए कैपिटल रिसिप्ट शेयर पूंजी के निर्गम से प्राप्त राशि जो होती है वो कैपिटल रिसिप्ट होती है, ये रेवेन्यू होगा और किराया प्राप्त भी रेवेन्यू होगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पैन परमानेंट अकाउंट नंबर के संबंध में सही है। पैन केवल कंपनियों को जारी किया जाता है, पैन 12 अंकों का संख्यात्मक कोड होता है, पैन आयकर विभाग द्वारा जारी 10 अक्षरों की विशिष्ट पहचान संख्या है, पैन केवल बैंक खाता खोलने के लिए आवश्यक है, केवल बैंक खाता खोलने के लिए आवश्यक है, गलत। पैन केवल, देखिए यहाँ पे भी केवल लगा दिया, केवल कंपनियों जारी किया जाता है, गलत। पैन 10 नहीं 12 नहीं 10 होता है, यानी ये गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन टोटल इनकम के संबंध में सही है। टोटल इनकम ग्रॉस टोटल इनकम प्लस चैप्टर 6A की कटौतियाँ घटाने के बाद जोड़ने के बाद आती है, नहीं ये गलत हो जाएगा। टोटल इनकम में कर मुक्त आय अनिवार्य रूप से शामिल होती है, गलत। टोटल इनकम में वह आय जिस पर आयकर की गणना की जाती है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये 30 क्वेश्चन है दोस्तों जो हमने फर्स्ट चैप्टर देखा, बेसिक्स जितनी परिभाषाएं हमने देखी है यहाँ पर उसी से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस हमने देखे हैं। अगर आपको क्वेश्चन सही लगते हैं तो आने वाले वीडियोस में आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इसलिए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस टॉपिक्स पे है आपको क्वेश्चन चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।